हेलो डियर स्टूडेंट्स, जल संसाधन का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम जल संसाधन का पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जल प्रबंधन क्या है। जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन क्या है? जल प्रबंधन जल का नियोजन करना ही जल प्रबंधन कहलाता है। लेकिन इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जल का उचित तरीके से विवेकपूर्ण विनाश रहित उपयोग करना जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन करने के तरीके बहुत सारे हैं और उन तरीकों का हम इस्तेमाल करके जल का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे देश में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? देश में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? क्या आवश्यकता है कि हमें हमारे देश में जल प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है? इसके दो मुख्य कारण हैं, मेन पॉइंट 2 हैं। ये पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगी, जल की मांग बढ़ेगी और जल की मांग बढ़ेगी तो जल की आपूर्ति करने के लिए निश्चित है कि हमें वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन करना होगा। सेकंड बात है कि मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता। अगर मानसून समय पे आए, सही मात्रा में बारिश हो तो जल की उपलब्धता लगातार बनी रहे। लेकिन मानसून की यहाँ पे हमारे देश में अनिश्चितता और अनियमितता हमेशा बनी रहती है। तो ये चिंता का विषय होता है और चिंता का विषय होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? पहले ही जल का प्रबंधन करना पड़ता है कि कोई गारंटी नहीं है मानसून समय पे आए, समय पे बारिश करे, जल की आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, जिसका मुख्य कारण है मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता है। लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, कौन कौन सी कोशिशें की कि जिससे जल का प्रबंधन किया जा सके, सभी लोगों को जल आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए देखिए यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि केंद्र सरकार ने जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की आज़ादी के बाद से केंद्र सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन करने के तरीके अपनाए।
ये आप जानते हो कि देश में पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना। तभी से लगातार सरकार द्वारा जल प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। तभी से सरकार द्वारा लगातार जल प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। बहुउद्देशीय का मतलब होता है अपन को एक काम करें और एक काम के साथ हमारे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है और अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो वो क्या हो गया? बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत सरकार ने नदियों के ऊपर बांध बनाए। ऐसी नदियां जो बहुत ज़्यादा विनाशकारी थी, जिनमें वर्षा के समय बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ का पानी निचले क्षेत्रों में बढ़ जाता था, जनधन की हानि होती थी। तो इससे पानी व्यर्थ बह के चला जाता था, उस पानी का कोई उपयोग नहीं होता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया, यानी नदियों के ऊपर बांध बनाए। उदाहरण के तौर पे अपन जानते हैं जैसे कोसी नदी है, कोसी, इस पे बांध बनाया। दामोदर नदी है, महानदी है। इनका उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहते थे, इसमें भयंकर बाढ़ आती थी वर्षा ऋतु में, बिहार का शोक। दामोदर नदी, इसको हम बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती थी बरसात के समय। महानदी, इसको हम उड़ीसा का शोक के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जब ये इतना नुकसान करती थी, जनधन की हानि होती थी, तो इन नदियों पे बांध बनाए गए और बांध बना के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। अब अपन आगे ये बात करेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से हमें क्या लाभ प्राप्त हुए। लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लाभ प्राप्त हुए। लाभ में देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से प्राप्त लाभ। तो सबसे पहले हम लाभ की चर्चा करते हैं कि इनसे क्या फायदे मिले। नदियों के ऊपर बांध बनाए गए तो उनके फायदे क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फायदा हुआ वो क्या हुआ कि बाढ़ों पर नियंत्रण पा लिया गया। बाढ़ों पर नियंत्रण। नंबर 2, दूसरा फायदा क्या हुआ? दूसरा फायदा ये मिला कि मृदा अपरदन को रोक दिया गया। मृदा अपरदन पर नियंत्रण। नंबर तीसरा फायदा क्या हुआ? विद्युत उत्पादन किया जाने लगा। इन बांधों पे टरबाइन लगाई गई, ऊपर से पानी गिराया गया और पानी गिरा के बिजली उत्पादन का काम शुरू हो गया। नंबर चौथा फायदा क्या हुआ कि भूमिगत जो जल स्तर है वो पानी जमीन में रिस के गया और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हुई।
पांचवा फायदा क्या हुआ? खाद्यान्न भोजन की पूर्ति के लिए मत्स्य पालन हुआ। छठा फायदा क्या हुआ कि जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है, वर्षा कम होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में बांधों से नहरें निकाली गई और नहर निकाल कर उन क्षेत्रों में सिंचाई का कार्य किया गया, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई। इस तरह से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करने से हमें बाढ़ों पे नियंत्रण पा लिया गया, मृदा अपरदन को रोक दिया गया, विद्युत उत्पादन किया गया, भूमिगत जल स्तर बढ़ा, मछली पालन किया गया और सिंचाई सुविधा हमें उपलब्ध हो गई। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को एक नाम दिया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में कहा था कि ये बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर हैं, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो देश के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किसको कहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को ये नाम दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे देश में जो ये परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इनका संचालन केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर होता है। तो केंद्र सरकार के अधीन है और राज्य सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन करती है और राज्य सरकारें कौन कौन सी परियोजनाओं का संचालन करती है, इनका प्रबंधन करना, सारी जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में, वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है। जिनका मैनेजमेंट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कहलाती है। तो केंद्र सरकार की पहली है भाखड़ा नांगल, जो सबसे बड़ी मानी जाती है, भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल है, ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। सेकंड नंबर पे है रिहंद परियोजना। रिहंद, रिहंद है उत्तर प्रदेश। रिहंद के बाद नंबर 3 पे आती है दामोदर। दामोदर है पश्चिम बंगाल और झारखंड। नंबर 4 है दामोदर के बाद हीराकुंड। हीराकुंड है उड़ीसा। इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर 5 की, कोसी। कोसी बिहार। इसके बाद अपन बात करते हैं 6 नंबर पे है टिहरी। जहाँ टिहरी बांध बनाया गया वहीं पे परियोजना है। तो टिहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड।
ये तो हो गई केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं। बापड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी। अब बात कर लेते हैं राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो परियोजना नंबर 1 चंबल। चंबल जो परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं अपन चंबल के बाद नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर यह है आंध्र प्रदेश। नंबर 3 पे हम बात करते हैं नागार्जुन सागर के बाद आती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है। सरदार सरोवर। सरदार सरोवर सरदार सरोवर नंबर 4। सरदार सरोवर है गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। पांच नंबर पे है मयूराक्षी। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। फरक्का पश्चिम बंगाल। इसके बाद है माहे राजस्थान गुजरात। राजस्थान गुजरात। इसके बाद है माही के बाद गंडक परियोजना। गंडक परियोजना है बिहार, उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना मचकुंड की बात करते हैं। मचकुंड है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। मचकुंड आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला वीडियो आपको इससे आगे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स।